हेलो गाइस, वेलकम टू इंडियन अफेयर्स। आई होप कि आपका आज का दिन अच्छा गुजरा हो। और इस समय दो तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकल कर आ रही हैं, जिनमें से पहली अपडेट है भारत की एंटी सैटेलाइट मिसाइल को लेकर, जो भारत ने आज से 4-5 साल पहले टेस्ट की थी। आज की सेकंड अपडेट होने वाली है भारत और रशिया को लेकर, और आज की तीसरी अपडेट है भारत की सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर। तीनों ही अपडेट्स काफी इंपॉर्टेंट है और तीनों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के शक्ति 2.0 मिशन को लेकर। आपको याद होगा साल 2019 में 29 मार्च को भारत ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया था, जिसमें डीआरडीओ ने एक बैलिस्टिक मिसाइल फायर करके स्पेस में एक सैटेलाइट को निशाना बनाया था। इस टेस्ट का कोड नेम था मिशन शक्ति। एंड उस समय इस न्यूज को सुनने के बाद दुनिया के सभी देश चौंक गए थे। सबसे ज्यादा मिर्ची लगी थी ब्रिटेन और जर्मनी को, क्योंकि जो एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट भारत ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया था उसको अभी तक केवल अमेरिका, रशिया और चाइना ने अचीव किया था। भारत इन तीनों देशों के बाद फोर्थ कंट्री है जिसके पास एनिमी कंट्रीज के सैटेलाइट्स को नष्ट करने की टेक्नोलॉजी है। अब इस एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट को लेकर दोबारा से एक बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। दरअसल साल 2019 के दौरान डीआरडीओ ने अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट में जिस सैटेलाइट को निशाना बनाया था वो सबसे पहले तो अर्थ के लोअर ऑर्बिट में थी, यानी उस सैटेलाइट का ऑल्टीट्यूड और धरती से दूरी काफी कम थी, जबकि अर्थ के ऑर्बिट में ही उससे भी काफी ऊपर तक सैटेलाइट्स होती हैं। इसके अलावा सैटेलाइट्स भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो धरती के चारों तरफ चक्कर काटती हैं, जबकि कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जिनको अर्थ के ऑर्बिट में इस तरह से डाला जाता है कि वो एक दिन में अर्थ के अराउंड एक ही चक्कर काटती हैं, जिससे लगता है कि वो आसमान में एक ही जगह के ऊपर सिचुएटेड है और साथ साथ में चल रही हैं। इसके अलावा कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो धरती के चारों तरफ एक दिन में 10 से 15 या फिर उससे भी ज्यादा कई सारे चक्कर काट लेती हैं, जबकि कुछ सैटेलाइट्स होती हैं जो धरती के चारों तरफ एक ही चक्कर काटने में 2-3 दिन या फिर 4-5 दिन से भी ज्यादा का समय ले लेती हैं। कहने का मतलब है कि सैटेलाइट्स के भी कई प्रकार होते हैं। ऐसे में हमें उस हर प्रकार की सैटेलाइट को नष्ट करने में महारत हासिल करनी है, जिस तरह से हमने पिछली बार लो अर्थ ऑर्बिट वाली सैटेलाइट को नष्ट किया था। ठीक उसी तरह से हमें ज्यादा दूरी वाली सैटेलाइट्स को भी निशाना बनाना है, क्योंकि हमें बस पेपर के ऊपर ये साबित नहीं करना है कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेक्नोलॉजी है, बल्कि हमें उस टेक्नोलॉजी को और भी एनहांस करना है। इसलिए खबर आ रही है कि भारत की डीआरडीओ मिशन शक्ति 2.0 के ऊपर काम कर रही है और बहुत ही जल्द हमें दोबारा से एक और एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट देखने को मिल सकता है। रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ये जो शक्ति 2.0 मिशन होगा इसमें डीआरडीओ और भी कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग सैटेलाइट्स को हिट करने की कोशिश करेगा। मे भी हो सकता है कि इस बार डीआरडीओ के निशाने के ऊपर मूविंग सैटेलाइट्स होंगी जो कि पहले से ज्यादा दूरी के ऊपर होंगी। डीआरडीओ एग्जैक्टली इस बार किस तरह का एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करेगा ये तो खैर अभी तक पब्लिक डोमेन में नहीं आया है, क्योंकि इसको लेकर पूरी सीक्रेसी मेंटेन की जा रही है। रिसर्च करते वक्त कई सारे ऐसे आर्टिकल भी देखने को मिले जिनमें यह दावा किया गया है कि भारत के पास एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की टेक्नोलॉजी पहले से ही आ गई थी, लेकिन उस समय की कांग्रेस सरकार ने इसके टेस्ट की परमिशन नहीं दी थी, क्योंकि उनको डर था कि दुनिया के बाकी देश ये टेस्ट करने से भारत के ऊपर सैंक्शंस लगा देंगे। वहीं पर चाइना की बात करें तो चाइना ने साल 2007 में अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किया था। चाइना ने अपनी एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट में जिस सैटेलाइट को नष्ट किया था वो धरती से 865 किलोमीटर की दूरी पर थी, जबकि भारत ने जिस सैटेलाइट को हिट किया था वो मात्र 282 किलोमीटर की दूरी पर थी। एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट भारत के लिए इसलिए भी जरूरी था ताकि चाइना को एक क्लियर मैसेज भेजा जाए कि अगर वो भारत की सैटेलाइट्स को टारगेट कर सकता है तो फिर हमारे पास भी स्पेस में चाइना की सैटेलाइट्स को टारगेट करने की सारी कैपेबिलिटीज है। चाइना अगर साल 2007 में अपना एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट ना करता तो शायद भारत भी नहीं करता। अब क्योंकि चाइना ने भी अपनी दावेदारी पेश कर ली थी, इसलिए भारत के लिए ये टेस्ट करना काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। हालांकि भारत और चाइना ने जब ये एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट किए दोनों बार दोनों देशों की काफी आलोचना हुई थी और कई सारे स्पेस एक्सपर्ट्स कह रहे थे कि इस तरह के एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट करने से जिससे न सिर्फ टेस्ट करने वाले देश को खतरा होगा बल्कि पूरी धरती खतरे में आ सकती है। इसलिए इस तरह के एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट के ऊपर पूरी तरह से रोक लगाने की भी मांग की जा रही थी और भारत को भी इसको लेकर काफी बातें सुननी पड़ी थी। आज की नेक्स्ट अपडेट आ रही है भारत और रशिया को लेकर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्रधानमंत्री मोदी कजाकिस्तान में होने वाले एससीओ समिट में हिस्सा नहीं लेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की जो आपस में बायलैटरल मीटिंग शेड्यूल की गई थी वो भी कैंसिल हो गई थी। लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि कजाकिस्तान नहीं बल्कि प्रधानमंत्री मोदी व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए डायरेक्ट रशिया जा सकते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रशिया काफी जोर दे रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी रशिया की विजिट के ऊपर आए और ये विजिट पॉसिबल है कि जुलाई महीने में ही हो जाए। अभी तक डेट्स फाइनलाइज नहीं हुई हैं और उसको लेकर नेगोशिएशंस चल ही रही हैं। इसके साथ ही आपकी जानकारी के लिए बता दूंगी लास्ट टाइम रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ही भारत आए थे साल 2021 में। उस समय उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को रशिया आने का इन्विटेशन भी दिया था, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी अभी तक रशिया के दौरे के ऊपर नहीं गए थे। लास्ट बार प्रधानमंत्री मोदी साल 2019 में रशिया गए थे और ये विजिट 5 सालों के बाद आने वाली है। इस बीच चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने आपस में 3-4 बायलैटरल मीटिंग्स कर ली हैं,
जो दर्शाता है कि रशिया और चाइना काफी क्लोज आ गए हैं। आज की डेट में जब अमेरिका से लेकर कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे वेस्टर्न देश कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ जाकर खालिस्तान मसले को हवा दे रहे हैं, दूसरी तरफ जापान भारत की कंपनीज के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है। ऐसे में भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुराने दोस्तों को भी साथ लेकर चलते रहें। रशिया के साथ दूरियां इतनी बिल्कुल नहीं बढ़नी चाहिए कि दोबारा पहले जैसी दोस्ती ना हो पाए। रिसेंटली जो लॉजिस्टिक्स एग्रीमेंट का ड्राफ्ट सामने आया था, हो सकता है कि दोनों लीडर्स इस विजिट के दौरान वो वाला पैक्ट भी साइन कर लें और कुछ हथियारों की डील्स भी आपस में साइन हो जाएं। हमें ये बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि रशिया आज भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट मेंबर है, सबसे ज्यादा न्यूक्लियर वॉरहेड्स वाला देश है और एक ऐसा देश जिसके खिलाफ अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान समेत दुनिया के 40 से भी ज्यादा देश इकट्ठा होकर यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ से रशिया अभी भी लगातार अकेले खड़ा है और अकेले इन सब देशों को टक्कर दे रहा है। वैसे आपको दोनों में से कौन सा देश ज्यादा पसंद है, अमेरिका या फिर रशिया? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। आज की नेक्स्ट अपडेट आ रही है ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और हाइपरसोनिक मिसाइल्स को लेकर, जो डीआरडीओ डेवलप कर रही है। दरअसल भारत के पास जो सुपरसोनिक स्पीड वाली ब्रह्मोस मिसाइल है उसके अंदर रैमजेट इंजन होता है, जबकि जो भविष्य के लिए हाइपरसोनिक मिसाइल्स डेवलप की जा रही हैं उनके अंदर लगता है स्क्रैमजेट इंजन। अब इन दोनों तरह के इंजन को पावर देने के लिए एक स्पेशल फ्यूल यानी खास तरह के ईंधन की जरूरत पड़ती है, जिसमें बाकी मिसाइल्स के फ्यूल के मुकाबले एक अलग एनर्जी डेंसिटी होती है। जिस तरह से कमर्शियल प्लेन्स, फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और बाकी एयरक्राफ्ट्स के लिए अलग अलग एविएशन फ्यूल होते हैं, सेम उसी तरह से रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन के लिए भी जो फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है उसकी एनर्जी डेंसिटी और कॉम्पोजिशन थोड़ी अलग होती है। और फ्यूल की एनर्जी डेंसिटी डिपेंड करती है कि मिसाइल किस स्पीड से ट्रैवल करेगी, फाइनल टारगेट का क्या डिस्टेंस होने वाला है, वो कितनी दूरी के ऊपर होगा और किस टेम्परेचर और कौन सी इन्वायरमेंटल कंडीशंस में मिसाइल ऑपरेट की जाएगी। यानी क्या हाई एल्टीट्यूड के ऊपर स्नो वाली कंडीशंस होंगी या फिर गर्मी का सीजन होगा। इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड होती है रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन की फ्यूल डेंसिटी, इसलिए उसको स्पेशल फ्यूल कहा जाता है। रैमजेट इंजन के लिए जनरली हाइड्रोकार्बन फ्यूल्स इस्तेमाल होते हैं, जबकि हाइपरसोनिक स्पीड वाले स्क्रैमजेट इंजन के लिए लिक्विड हाइड्रोजन या गैसेस हाइड्रोजन को फ्यूल के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अब जो ये दोनों तरह के स्पेशल फ्यूल्स थे जिनका इस्तेमाल ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल में भी किया जाता है, अभी तक हम इनको रशिया से इंपोर्ट किया करते थे। पिछले 20 से 22 साल से ये स्पेशल फ्यूल्स रशिया में प्रोवाइड करता था और फिर जो भारत में ब्रह्मोस मिसाइल्स की प्रोडक्शन होती है रशिया से इनको यहाँ पर लाकर उसमें ऐड किया जाता है। लेकिन अब 20 से 22 सालों का इंतजार खत्म हो गया है, क्योंकि डीआरडीओ ने रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन के लिए इंडिजिनियस फ्यूल को डेवलप कर लिया है। अब भारत को अपनी सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक स्पीड वाली क्रूज मिसाइल्स के लिए रशिया से स्पेशल फ्यूल को इंपोर्ट करने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है। एंड इसकी जानकारी डीआरडीओ चीफ समीर वी कामत सर ने खुद ही दी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम अपनी मिसाइल्स के लिए खुद का फ्यूल डेवलप करें, क्योंकि हो सकता है कि कल को रशिया भी किसी युद्ध में फंस जाए और वो हमें ये स्पेशल फ्यूल प्रोवाइड करने से इनकार कर दे। ऐसे में तो हमारी सभी मिसाइल्स बिना फ्यूल के रह जाती। हालांकि ये काम भारत को कई सालों पहले ही कर देना चाहिए था, लेकिन चलो देर से ही सही। मेन बात यह है कि अब हमारी रशिया के ऊपर से निर्भरता पूरी तरह से खत्म हो गई है। अगर आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।